हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉनरिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज हॉनरिंग ऑफ अ बिल एंड व्हाट इज डिसऑनरिंग ऑफ अ बिल। मैंने आपको बेसिक कंडीशन से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ कि वो सारी चीज़ें आपने रिवाइज की होगी। तो देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए दो पर्सन है, एक एक्स और दूसरा वाई है। एक्स जो है वो मेरा सेलर है, वाई इज माई बायर। मैं बेसिक से वापस बताने की कोशिश करूंगा। सेलर एंड बायर, ये सेलर और बायर का रिलेशन कब तक मेंटेन रहेगा? जब तक इनमें कौन सा रिलेशन है? कैश का रिलेशन है। ठीक है। इस सेलर को हम सप्लायर भी कह सकते हैं एंड इसको हम लोग कस्टमर भी कह सकते हैं। ठीक है। सप्लायर अगर कैश में डील कर रहा है, तो देयर इज नथिंग टू बी वरी कि सप्लायर जो है वो कस्टमर को क्या कर रहा है? माल बेच रहा है। लेकिन ये ट्रांजेक्शन कब तक अच्छा लगता है? जब तक इनमें कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश का ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन जब ये सप्लायर और इनके कस्टमर के बीच में क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ जाता है। कौन सा ट्रांजैक्शन आ जाता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ जाता है। यानी जब कस्टमर कहता है कि सप्लायर जी हमें माल किस पे दीजिए? उधारी पे दीजिए। तो सप्लायर और क्रेडिटर का रिलेशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो जो इन दैट केस सप्लायर जो होता है वो हमारा बन जाता है, ठीक है, सप्लायर हमारा बन जाता है क्रेडिटर एंड कस्टमर हमारा बन जाता है डेटर्स। ये कब होगा? जब ये दोनों में कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बात बढ़ती है, सप्लायर कहता है कि कस्टमर जी मैं आप पर भरोसा कैसे करूं? कस्टमर बोलता है कि आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए। तो सप्लायर बोला वेरी गुड। तो यानी अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो लिखने का काम सप्लायर करेगा या तो लिखने का काम कस्टमर करेगा। सप्लायर जो लिखने का काम करता है उसको हम लोग कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और अगर कस्टमर ने कुछ कुछ प्रॉमिस के तौर पे लिख कर दिया है तो उसे हम लोग कहेंगे प्रॉमिसरी नोट। अब इस ट्रांजेक्शन में कस्टमर कहता है कि नहीं, आप ही बिल बना दीजिए। तो जो बिल बना रहा है, यानी जो सप्लायर बिल बना रहा है, वो हो जाएगा ड्रॉवर एंड जिसके नाम पर बिल बना रहा है वो हो जाएगा ड्रॉवी। कोई तकलीफ नहीं। मान लीजिए दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ 10,000 रुपये का एंड वाई ने कहा कि मैं 3 महीने के लिए बिल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। अब ये 3 महीने बाद, ठीक है, यानी 3 महीने के बाद जब एक्स वाई के पास जाएगा तो वाई को क्या पे करना पड़ेगा? कैश पे करना पड़ेगा। लेकिन दो पॉसिबिलिटी है, यानी 3 महीने बाद देर आर टू पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? कि 3 महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स देर इज ओनली टू पॉसिबिलिटी। यानी ड्रॉवी उस पैसे को या तो पे करेगा या फिर ड्रॉवी उस पैसे को पे नहीं करेगा। यानी ड्रॉवी या तो 3 महीने बाद ड्रॉवर को पैसा देगा या वो तो पैसा नहीं देगा। अगर वो ड्रॉवर को पैसा देता है तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉनर ऑफ अ बिल। क्या बोलेंगे बेटा? हॉनर ऑफ अ बिल। लेकिन अगर वो पैसा नहीं देता तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसऑनर ऑफ अ बिल। अंडरस्टूड? इसमें कोई तकलीफ? यानी 3 महीने के बाद अगर पैसा मिल जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे हॉनर ऑफ अ बिल, और अगर 3 महीने के बाद उसे पैसा नहीं मिलता तो हम लोग उसे कहेंगे डिसऑनर ऑफ अ बिल। कोई तकलीफ नहीं? ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने में कोई डिफिकल्टी होगी तो आप बता सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब क्या करते हैं? honoring of a bill of exchange. A bill of exchange drawn from a certain period becomes the ड्यू फॉर द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट। यानी जिस दिन ड्यू डेट था उस दिन उसका पेमेंट मिल गया। यानी इफ द एक्सेप्टर एंड ड्रॉवी पेज द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट इज नोन एज ऑनरिंग ऑफ अ बिल। यानी जब जो एक्सेप्टर यानी जो ड्रॉवी वो अगर पैसा पे कर देता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? हॉनरिंग ऑफ अ बिल। यानी जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की वही चीज़ें यहाँ पर लिख कर दी गई है। द बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय द होल्डर। द बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय द होल्डर ऑफर फॉर दी। एक मिनट में आपके लिए एडजस्ट कर देता हूँ। देखिए, द बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय द होल्डर ऑफ द एक्सेप्टर फॉर द पेमेंट ऑन द ड्यू डेट और बिफोर द ड्यू डेट। फेलिंग टू डू सो द डिस्चार्ज द एक्सेप्टर एंड एवरी एंडोर्सर ऑफ अ बिल फ्रॉम द लाइबिलिटी टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल। यानी बिल किसी के पास भी होने दीजिए, या तो ड्रॉवर के पास बिल होने दीजिए
या तो वो थर्ड पार्टी के पास बिल होने चाहिए। अगर ड्रॉवर के पास भी बिल है तो भी ड्रॉवी इज रेडी टू पे द बिल, और अगर किसी थर्ड पार्टी के पास बिल है तो भी ड्रॉवी इज रेडी टू पे द बिल। यानी यहाँ पर ड्रॉवी क्या कर रहा है, पैसा देने के लिए लाइक दे रहा है। अगर वो ड्यू डेट पर पैसा दे देता है तो इसका मतलब ही इज ऑनर, ही इज ऑनरिंग द बिल, यानी वो बिल को क्या कर रहा है, ऑनर्ड करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं डिसऑनर। डिसऑनर में मैंने आपको एक ही लाइन में बोला, जब वो पैसा नहीं देता, जब वो पैसा नहीं पे करेगा, या वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो पैसा पे करे। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसऑनरिंग ऑफ अ बिल। हम लोग ऐसा सिंपल में कह सकते हैं कि जब एक्सेप्टर डज नॉट or is not able to pay the amount of a bill to the holder of the bill, it is known as dishonor of a bill। यानी जब जो ड्रॉवी है, ड्रॉवी या तो रिजेक्ट कर दे कि मैं पैसा नहीं दूंगा, इन दैट केस बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। या तो बिल यानी जो ड्रॉवर है, ही इज नॉट एबल टू पे द बिल, ही इज नॉट एबल टू पे द बिल, यानी ही वो अपनी लायकी में नहीं, वो नहीं पे कर सकता। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब ड्रॉवी बर्बाद हो जाता है, तो बर्बाद होने के बाद ही इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल, तो इन दैट केस वो बिल को क्या करेगा, डिसऑनर करेगा। यानी ड्रॉवी के पास सिर्फ दो ऑप्शन है बेटा, ड्रॉवी के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो बिल का पैसा देगा या तो बिल का पैसा नहीं देगा। अगर वो बिल का पैसा देता है तो ही इज हॉनरिंग द बिल, और अगर वो बिल का पैसा नहीं देता है तो ही इज डिसऑनरिंग द बिल, ही इज डिसऑनरिंग द बिल। तो डिसऑनर के दो चांसेस है, या क्यों डिसऑनर करता है, या तो वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा, या तो बोलेगा मैं पैसा नहीं दूंगा, रिजेक्शन कर देगा, या he is not able to pay the bill, he is not able to pay the bill, और he is not able to pay the bill, तो ये कंडीशन होती है इंसॉल्वेंसी की। कौन सी कंडीशन होती है, इंसॉल्वेंसी की। यानी हमारा जो ड्रॉवी है वो हो गया है बर्बाद, he is become इंसॉल्वेंट। ठीक है, यानी जब लाइबिलिटी असेट से बड़ी हो जाती है, जब ड्रॉवी की लाइबिलिटी असेट से बड़ी हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। हम लोग क्या कहते हैं उसे, इंसॉल्वेंसी। अंडरस्टूड। अब आगे की बात हम लोग करते हैं, अब हम आगे की बात करते हैं। चलिए, आगे हमको क्या दिया है, पहला दिया है डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस यानी वो कैसे, नॉन एक्सेप्टेंस मतलब नहीं दे सकता मैं, और नॉन पेमेंट मतलब पैसा। यानी व्हेन द ड्रॉवी डज नॉट एक्सेप्ट द बिल, यानी जब बिल ही एक्सेप्ट नहीं करेगा तभी भी डिसऑनर माना जाएगा, या सेकेंड टाइम पे वो पैसा नहीं पे करेगा तो भी। यानी देयर आर टू टाइप्स, डिसऑनर दो तरीके से होता है, या तो एक्सेप्टेंस के टाइम पे मना कर दे, या तो नॉन पेमेंट के टाइम पे मना कर दे। ओके, कोई इशू नहीं। आगे क्या कहता है कि dishonor of a bill, acceptor become liable to pay the bill along with the legal expenses says or if any incurred by the holder on account of dishonor। यानी ड्रॉवर का क्या है, ड्रॉवर ने तो बिल बनाया, ड्रॉवर ने बिल बनाने के बाद वो बिल किसको दे दिया बेटा, वो बिल दे दिया है उसने ड्रॉवी को, और बिल देने के बाद ड्रॉवी के का वेट किया उसने, और ड्रॉवी का वेट करने के बाद 3 महीने बाद वो ड्रॉवी बोलता मैं पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, इन दैट केस ड्रॉवर क्या कर रहा है, ड्रॉवर इज फाइलिंग अ केस अगेंस्ट ड्रॉवी। ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉवी के ऊपर केस करेगा। अच्छा, ड्रॉवर के बिल का पैसा था 10,000 रुपया, और केस करने का टोटल खर्चा हो गया 1,000 रुपया, और टोटल यानी बिल का अमाउंट हो गया 11,000। यानी जब ड्रॉवी बोलेगा नहीं भाई अभी मेरे को कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो ड्रॉवी इज एबल टू पे द बिल, यानी ड्रॉवी बोल रहा है भाई ये ले पैसा ले ले, तो इन दैट केस ड्रॉवी यानी पहले वो ये जो पैसा है उस वो 1,000 रुपया ड्रॉवर पे करेगा, लेकिन बाद में ड्रॉवी इसको क्या करेगा, कंपेंसेट करके देगा। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो डिसऑनर के चार्जेस होते हैं, जो डिसऑनर के चार्जेस होते हैं, अब वो डिसऑनर के चार्जेस में नोटिंग चार्जेस भी आ गया, नोटिंग चार्जेस भी आ गया। नोटिंग चार्जेस को हम लोग दूसरी लैंग्वेज में लीगल चार्जेस भी कहते हैं, यानी कोर्ट कचहरी का खर्चा, और इसके अलावा अगर उसने किसी भी तरीके का और खर्चा किया है, ट्रैवलिंग का खर्चा वगैरह, तो जो भी उसका अदर खर्चा, वो सारे के सारे खर्चे पहले तो ड्रॉवर पे करेगा, लेकिन बाद में जब सेटलमेंट का टाइम आ जाएगा तो ड्रॉवी उसको क्या करेगा, कंपेंसेट करके देने वाला है। अंडरस्टूड, इसमें कोई किसी को डिफिकल्टी नहीं होगी।
चलिए अभी आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया बेटा अपने को, नेक्स्ट पॉइंट दिया है नोटिंग ऑफ डिसऑनर। क्या दिया बेटा? नोटिंग ऑफ डिसऑनर। नोटिंग ऑफ डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि नोटिंग का मतलब होता है कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज नोटरी पब्लिक के पास जाता है, नोटरी पब्लिक, जब नोटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक को हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं लॉयर, ठीक है। नोटरी पब्लिक या लॉयर हम लोग उसको कह सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कोर्ट के बाहर, कोर्ट के बाहर जो एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो नोटरी का स्टैंप मारने का काम करता है, उसको हम लोग नोटरी पब्लिक कहते हैं। ये ऑथोराइज्ड पर्सन होता है जो नोटरीज एक्ट 1952 के तहत, कौन से एक्ट के बोला मैंने? नोटरीज एक्ट 1952 के तहत में कार्य करता है। ये एक तरीके का लीगल प्रैक्टिशनर, जिसको हम लोग लॉयर ही कहते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर ही होता है, ठीक है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब ये क्या करता है, ये भाई साहब क्या करते हैं, ये भाई साहब सिंपल, when a bill of exchange is dishonored the holder can after giving due notice of dishonor sue the ड्रॉवी, यानी ड्रॉवर क्या करता है, ड्रॉवी के ऊपर केस कर देता है डिसऑनर होने के बाद। लेकिन केस फाइल करने के पहले, बट बिफोर द फाइलिंग सच अ सूट होल्डर will require some authenticated proof of the fact to be put before the court that will is actually dishonor। यानी सामने वाले ने मना कर दिया है कि मैं बिल का पैसा नहीं दूंगा, तो अब मैं क्या करूंगा, तो इन दैट केस हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए प्रूफ, हमारे पास होना चाहिए प्रूफ। तो वो प्रूफ कलेक्ट करने के लिए क्या करता है, ये नोटरी पब्लिक जाता है उस पर्टिकुलर ड्रॉवी के पास। The holder takes the bill to the notary public who in turn makes the demand for acceptance or payment upon the drawee formally, and on his refusal to do so notes the same on the bill. Noting should be done within reasonable time after dishonor। यानी ड्रॉवर क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस क्या हो जाता है बेटा, लेंदी हो जाता है। थोड़ा सा प्रोसेस हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा कि आपको यहाँ पर क्या किया जाता है, कि यहाँ पर ड्रॉवर क्या करता है, यहाँ पर ड्रॉवर, ठीक है, ड्रॉवर जाता है ड्रॉवी के पास कि ड्रॉवी भैया आप हमको 10,000 रुपया देने वाले थे 3 महीने के लिए। ड्रॉवी बोलता है हाँ मैं देने वाला था लेकिन अब मैं पैसा नहीं दूंगा। या तो वो देना नहीं चाहता है या तो ही इज नॉट एबल टू मेक द बिड, लेकिन उसने अपना कोई प्रॉपर रीजन दिया नहीं है। अब ड्रॉवर ने बोला नहीं मुझे मेरा पैसा चाहिए, ड्रॉवी ने देने से बिल्कुल मना कर दिया, तो इन दैट केस ड्रॉवर जाता है नोटरी पब्लिक के पास, नोटरी पब्लिक के पास, यानी ऐसा कह सकते हैं वो जाता है लॉयर के पास। लॉयर को अपनी पूरी सिचुएशन बताता है। लॉयर कहता है कि ठीक है हम क्या करेंगे, इसको नोटिस भेजेंगे। क्या भेजेंगे? नोटिस। ये नोटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, लीगल नोटिस बोलते हैं। लेकिन बिफोर सेंडिंग, यानी लॉयर नोटिस भेजने से पहले खुद ड्रॉवी के पास जाता है और बोलता है कि भैया आप बिल का पैसा दोगे कि नहीं दोगे। यानी इफ़ यू आर नॉट, आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो बिल का पेमेंट दे दो या न्यू बिल एक्सेप्ट कर लो। यानी न्यू बिल एक्सेप्ट करने का मतलब हम आपको थोड़ी सी मोहलत और देने के लिए रेडी है, लेकिन ड्रॉवी क्या करता है, ये दोनों ही कंडीशन मना कर देता है। तब लॉयर क्या करता है, इस चीज को नोट कर लेता है, ठीक है, इस चीज को क्या कर लेता है, नोट, यानी लिख कर ले लेता है। यानी अब इसके पास, लॉयर के पास आ गया है सबूत। अब ये सबूत क्या करेगा, कोर्ट में पेश करेगा और उसके बेसिस पर ड्रॉवी के ऊपर मुकदमा चलेगा। तो ड्रॉवी क्या करेगा, अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके का लीगल एक्शन लिया जाएगा तो लीगल एक्शन से निकलने के लिए ड्रॉवी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ही शुड मेक द पेमेंट ऑफ द बिल, यानी उसे पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, पेमेंट के साथ साथ उसको जितने भी लीगल एक्सपेंसेस ड्रॉवर ने किए हैं वो भी उसको पे करने पड़ेंगे, तब जाके उसका पीछा छूटने वाला है। तो यहाँ पर नोटरी का मतलब होता है लीगल एक्सपेंसेस। नोटरी का मतलब क्या होता है, लीगल एक्सपेंसेस से छुटकारा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, प्रोटेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया, प्रोटेस्टिंग। ये नोटरी वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। After giving the fact of dishonor of a bill authenticated by the getting in noted by the notary public,
then certifies the same. This certificate is known as protest. यानी एक सर्टिफिकेट, यानी एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं एक एक्शन लिया गया, लीगल एक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्टिफिकेट, लीगल प्रोटेस्ट बोलेंगे. प्रोटेस्ट इज अ सर्टिफिकेट विच फॉर्मल इन नेचर एंड अटेस्ट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल बेस्ड ऑन नोटिंग. ठीक है, सामने ड्रॉवर आया, ड्रॉवी के पास से मना होने क्या, जो नोटरी पब्लिक के पास जाता है, नोटरी पब्लिक क्या करता है, उसकी बातें सुनता है, वो एक फॉर्मल लेटर भेजेगा, उसके पास खुद जाएगा, लेकिन ड्रॉवी ने वहां पर भी मना कर दिया. तो मना करने के बाद उसने वो फैक्ट को लिख कर ले लिया, और उस लिख कर देने के बाद उसने नोटिस इशू किया. तो उस नोटिस को हम लोग ऐसा कह सकते हैं, वो प्रोटेस्टिंग है. क्या है बेटा, वो प्रोटेस्टिंग. नाउ कम टू द नेक्स्ट, नोटरी पब्लिक. नोटरी पब्लिक मैंने बताया लीगल प्रैक्टिशनर होता है जो अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. सेक्शन 3 ऑफ द नोटरीज एक्ट 1952. सिंपल चीज जो मैंने आपको बताया. इसका मेन काम क्या होता है, किसी भी तरीके के फॉरेन डॉक्यूमेंट्स हो या डिजॉनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट के टाइम पे अटेस्टेशन करना. अटेस्टेशन का मतलब होता है उसको सर्टिफाइड करना, नोटरी का स्टैम्प मारना. ठीक है. अब वो नोटरी पब्लिक जो पैसे चार्ज करता है, नोटरी पब्लिक जो पैसे चार्ज करता है उसको हम लोग कहते हैं नोटिंग चार्जेस. पहला मैंने क्या बताया, नोटरी पब्लिक यानी लॉयर. लॉयर क्या करेगा, जो काम करेगा उसको नोटरी बोलेंगे, उसको खुद नोटरी पब्लिक कहा जाता है. ड्रॉबी के पास जाने के बाद वो जो चीजें नोट करता है, उससे जो लीगल एस्पेक्ट पर जो नोटिस भेजता है उसको हम लोग प्रोटेस्ट कहते हैं. ठीक है. अब उस पर्टिकुलर पर्सन ने ये जो लीगल अमाउंट चार्ज करेगा ड्रॉवर को, उस सभी अमाउंट को क्या कहा जाएगा, नोटिंग चार्जेस कहा जाता है. इसमें वो सारी चीजें करेगा जो हमने ऑलरेडी पहले से एक्सप्लेन की हुई है. ठीक है, जितना भी फैक्ट ऑफ डिसऑनर देखेगा, डेट ऑफ डिसऑनर देखेगा, उसका रीजन ढूंढेगा, रीजन वगैरह ढूंढने के बाद वो क्या करेगा, होल्डर ऑफ द बिल से इनिशिएट करेगा, मतलब ड्रॉवर से पहले पैसा लेगा, क्योंकि भाई वो केस तो ड्रॉवर के लिए लड़ रहा है. तो वो सारी चीजें ध्यान रखेगा, और लास्ट में एट द लास्ट नोटिंग जो भी नोटिंग चार्जेस है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पहला तो ड्रॉवर पे करता है, लेकिन बाद में बॉन्ड कौन करता है, ड्रॉवी. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खर्चा तो ड्रॉवी को ही करना है, लेकिन पहले पे करना पड़ेगा ड्रॉवर को. ठीक है. बिल ऑफ अकाउंटिंग में बिल रिसीवेबल भी आता है एंड बिल्स पेबल भी आता है. अब मैं आपको बताऊंगा बिल रिसीवेबल किसके लिए आएगा और बिल्स पेबल किसके लिए आएगा. ठीक है, आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किसको बिल रिसीवेबल एंड किसके लिए बिल्स पेबल आएगा. देखिए, जब हमने ड्रॉवर एंड ड्रॉवी का कंडीशन देखा, अब मुझे बताओ ड्रॉवर के लिए बिल हमेशा रिसीवेबल होगा एंड ड्रॉवी के लिए बिल्स हमेशा क्या रहेगा, पेएबल होगा. अरे जो बिल बनाता है उसे हम लोग कहते हैं ड्रॉवर, और जिसके नाम पर बिल बनेगा उसे हम लोग कहेंगे ड्रॉवी. तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ड्रॉवर जो है वो कौन है, मेकर ऑफ अ बिल है, एंड ड्रॉवी जो है वो कौन है, एक्सेप्टर ऑफ द बिल है. जो मेकर ऑफ अ बिल होगा उसके लिए हमेशा क्या होगा, बिल रिसीवेबल, और जो बिल एक्सेप्ट करेगा उसको हमेशा क्या बोलेंगे, बिल्स पेएबल. बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि बिल का पैसा आने वाला है, यानी बिल का पैसा हमेशा क्या है, आने वाला है. रिसीवेबल मतलब द अमाउंट ऑफ बिल yet to receive आने वाला है. और बिल्स पेबल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ बिल yet to pay, यानी हमें पैसा देना बाकी है, पैसा देना बाकी है. तो यहाँ पर ये टर्मोलॉजीज के हिसाब से हमारी सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की जो डिफिकल्टीज थी वो सब हट गई. अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फाइनली हमारा जॉइंट्री वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर ड्रॉवर एंड ड्रॉवी दोनों ही चीज़ें मेंशन की जाएगी. तो भी मैं आपको आज के लेक्चर में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है, कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होगी. देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मैं आपको ऑन एन एवरेज एक आइडिया दे देता हूँ. ठीक है, क्यों कौन कौन सी पॉसिबिलिटी अराइज होने वाली है. सबसे पहले दो पार्टी, देयर आर टू पार्टीज. कितनी पार्टीज है टोटल, दो पार्टी है. पहला का नाम क्या है, ड्रॉवर, दूसरे का नाम क्या है, ड्रॉवी. अब ड्रॉवर के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, उसके लिए पहली पॉसिबिलिटी होगी रिटेनिंग ऑफ अ बिल. सेकेंड, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल. थर्ड,
रिटेनिंग, डिस्काउंटिंग। उसके बाद आएगा बेटा एंडोर्सिंग। अभी सर बोलोगे सर ये सारी टर्मोलॉजी क्या है, ये सारी टर्मोलॉजी आने वाले लेक्चर्स में क्लियर होने वाली है। पहला मैंने कहा रिटेनिंग ऑफ अ बिल, सेकेंड कहा डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, थर्ड कहा एंडोर्सिंग ऑफ अ बिल, एंड फोर्थ है बिल सेंट फॉर कलेक्शन, यानी बिल को क्या कर रहे हैं हम लोग, भेज रहे हैं किसके पास, थर्ड पार्टी के पास, ताकि वो कलेक्शन करके आए। ड्रॉवी के लिए कौन सी ट्रीटमेंट है, सबसे पहला या तो वो इंसॉल्वेंसी की पोजीशन में जाएगा, यानी इंसॉल्वेंसी ऑफ अ ड्रॉवी, ड्रॉवी इज बिकम इंसॉल्वेंट। सेकंड कंडीशन आएगा उसका रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, बिल को वो टाइम से पहले क्या कर रहा है, पे करके जा रहा है, तो रिटायरमेंट ऑफ अ बिल उसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, इसका ये सब के अलावा एक इम्पॉर्टेंट टर्मोलॉजी है जो सबके लिए अप्लाई होने वाली है। ठीक है, पहला मैंने कहा ड्रॉवर एंड ड्रॉवी दोनों के लिए कंडीशन, कि ड्रॉवर एंड ड्रॉवी दोनों के लिए कंडीशन सबसे, ये सभी के सब में अप्लाई होने वाली है। इसको हम लोग कहते हैं रिन्यूअल ऑफ अ बिल, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। इसके बिना तो कभी कोई सम कंप्लीट ही नहीं होगा, इसके बिना कोई सम कभी कंप्लीट नहीं होगा। कैसे करेंगे, रिन्यूअल ऑफ अ बिल में देर आर 4 स्टेज। रिन्यूअल ऑफ अ बिल में कितने स्टेज बताया मैंने, 4 स्टेज। सबसे पहले कैंसिलेशन ऑफ अ बिल। ठीक है, क्या कहा मैंने, कैंसिलेशन ऑफ अ बिल। क्या सबसे पहले क्या कहा मैंने, रिन्यूअल ऑफ अ बिल में कितने स्टेज होते हैं, 4 स्टेज। कैंसिलेशन ऑफ अ बिल, बिल को क्या करना है बेटा, कैंसिल करना है। सेकेंड पार्ट पेमेंट। अब जितनी भी टर्मोलॉजी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आने वाले लेक्चर्स में क्लियर होने वाली है। थर्ड आता है इंटरेस्ट चार्ज, एंड फोर्थ आएगा न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो ये जो चीज़ें मैंने आज आपको लेक्चर में एक्सप्लेन की, वो सारी चीज़ें हमारे आने वाले लेक्चर्स में मैं कवर करूँगा, क्योंकि ये सभी के बेसिस पर, इतनी चीज़ों के बेसिस पर आपका सम रेडी होने वाला है। इतनी चीज़ों के ऊपर से ही आपको सम पूछा जाएगा, और इसी के बेसिस पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से ही हम लोग सम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जितना भी पार्ट मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने थियोरीज पूरी कवर की है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है जिस बंदे का थियोरी परफेक्ट होता है उसका अकाउंट्स हमेशा परफेक्ट होता है। क्योंकि मेरी लाइफ में भी मैंने मेरे अकाउंट्स की थियोरी, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट को मैंने एकदम अच्छा करके रखा है। जिसका थियोरी एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जिसका थियोरी एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसका अकाउंट्स क्लियर होता है, अकाउंट्स परफेक्ट होता है, ऐसा हम लोग कहते हैं और मैं मानता भी हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और हो सके तो इस चैनल के साथ जुड़े रहे, ताकि आपको 12th का पूरा सिलेबस मिले, और आने वाले टाइम में और भी सब्जेक्ट्स जल्द से जल्द आने वाले हैं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।